हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जो है ये 2 सितंबर से प्रस्तावित है। 2 सितंबर से जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो है मैं आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो है रोज़ हम लोग जेएसएससी जेई के जनरल पेपर और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए जो पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करेंगे और इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं समय समय पर आने वाले, इन सभी का अपडेट्स जो है ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो है इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका जो रेसिस्टिविटी है ये इंक्रीज होता है। डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेसिस्टिविटी जो है ये डिक्रीज होता है। रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक कंडक्टर के केस में क्या होता है। कंडक्टर के बारे में हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसका जो रेसिस्टिविटी जो होता है वो भी राइज होता है। ठीक है, यानी कि हायर टेम्परेचर पर एक कंडक्टर जो है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हायर टेम्परेचर पर। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी यानी कि उसका जो रेसिस्टेंस है ये डाउन हो जाता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये इसकी जो रेसिस्टिविटी है ये घटते जाती है और ये मोर और लेस एज ए कंडक्टर कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होगा डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द इंडक्टेंस ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विद। ठीक है, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है तो इसका इंडक्टेंस जो है ये कब इंक्रीज होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिक्रीज इन लाइन लेंथ, जब लाइन लेंथ जो है ये डिक्रीज हो तब। ठीक है, तब इसका इंडक्टेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमीटर के इंक्रीज होने पर। इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन फेज कंडक्टर्स। ठीक है, या इंक्रीज इन लोड करेंट कैरीड बाय द कंडक्टर्स। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो है एल फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ डी। ठीक है, जो कि डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इसका क्या होता है, जो इंडक्टेंस है ये इंडक्टेंस भी जो है इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोरोना लॉसेस आर मिनिमाइज्ड व्हेन। कोरोना लॉसेस जो है ये मिनिमम कब होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास। सेमीकंडक्टर का साइज रिड्यूस कर देने से कोरोना लॉस जो है ये मिनिमाइज हो जाएगा। स्मूथनेस ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। शार्प पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द लाइन हार्डवेयर। या करेंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। तो दोस्तों, करेंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। जब किसी कंडक्टर में करेंट डेंसिटी जो है ये रिड्यूस होगा तो उसका कोरोना लॉस जो है वो मिनिमाइज होगा उस कंडक्टर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि व्हेन टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द कंबाइंड इंडक्टेंस इज। ठीक है, 2 इंडक्टेंस हैं। इंडक्टर्स को जो है हम लोग इस तरह से स्पाइरल के रूप में दिखाते हैं। एक इंडक्टेंस L1 है, एक इंडक्टेंस L2 है। दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और एंडिंग पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है जब 2 इंडक्टर्स L1 और L2 को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो ये कंबाइंड इंडक्टेंस जो है ये टोटल L इक्विवेलेंट जो है इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में हम लोग क्या जानते हैं, L इक्विवेलेंट 1/L इक्विवेलेंट। पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। अगर और भी इंडक्टर्स हैं तो प्लस होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही इंडक्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, L1 L2/L1 प्लस L2। ठीक है, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2
डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो इंडक्टर्स जो है ये पैरेलल है, तो इसका कंबाइंड इंडक्टेंस क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। रजिस्टर के केस में भी क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस हो दो अगर तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। बट कैपेसिटर के केस में क्या होता है, C इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो दो पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए, तो अभी हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए C इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होता है, ये सिंपली सम हो जाता है C1 प्लस C2। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के लोअर कॉस्ट के लिए क्या करना उचित होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि द लोड फैक्टर शुड बी लो बट डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। थर्ड क्या कहा जा रहा है कि द लोड फैक्टर शुड बी हाई बट डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, ठीक है, लोड फैक्टर शुड बी हाई बट डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो। और चौथा जो ऑप्शन है ये कहता है कि द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर कहते किसको हैं, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड है प्लांट पर, तो ये जो है डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर ये दोनों को हाई रखना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा द लोड फैक्टर एंड द डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। एक क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि 2 ओम रजिस्टर कैरिंग 2 एम्पियर करेंट विल डिसिपेट पावर इक्वल टू, ठीक है, एक 2 ओम रजिस्टर है जो कि 2 एम्पियर करेंट इसमें से होकर फ्लो हो रहा है। ये 2 ओम का रजिस्टर है और इसमें जो करंट का वैल्यू है ये है 2 एम्पियर। तो कहा जा रहा है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो ठीक है, तो I और R दिया हुआ है, तो इसके टर्म में हमें पता है P इज इक्वल टू VI होता है, और एक होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, एक और होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R वाला फार्मूला जो है ये लागू हो जाएगा। तो I स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज़ 8, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बुचोल्स रिले से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है ए बुचोल्स रिले इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, एक बुचोल्स रिले का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स, या प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि इंटरनल फॉल्ट्स के लिए जो ट्रांसफार्मर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल फॉल्ट के अगेंस्ट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, या इंडक्शन मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों बुचोल्स रिले जो है इसका इस्तेमाल होता है एक ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, इंटरनल फॉल्ट से। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होगा ऑप्शन ए, बुचोल्स रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द यूज ऑफ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं रिड्यूसेस द शॉर्ट सर्किट करंट, इम्प्रूव्स सिस्टम स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज सिस्टम स्टेबिलिटी, या इंक्रीजेज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो दोस्तों ये जो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर्स इम्प्रूव्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है दैट मीन्स इट इम्प्रूव्स द सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक कंट्रोल रॉड डाला जाता है,
कंट्रोल रॉड, ठीक है, एक कंट्रोल रॉड डाला जाता है और दिस कंट्रोल रॉड्स आर टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल में रखने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ये चेन रिएक्शंस होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल रॉड्स डाला जाता है। और दोस्तों ये कंट्रोल रॉड्स बना हुआ होता है बोरॉन या फिर कैडमियम, बोरॉन अथवा कैडमियम के बने होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मटेरियल का इस्तेमाल होता है, तो ये कंट्रोल रॉड किस मटेरियल का बना हो सकता है, तो बोरॉन अथवा कैडमियम। ऑप्शंस जो दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, बोरॉन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिपल्सन मोटर रिसेंबल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर्स कैरेक्टरिस्टिक। एक रिपल्सन मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है ये किस डीसी मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है, रिसेंबल करता है। दोस्तों एक डीसी मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये टॉर्क हो गया, ये स्पीड हो गया, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो रिपल्सन मोटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो है ये सेम कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, तो डीसी सीरीज मोटर का। आपने पढ़ा होगा कि डीसी सीरीज मोटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसी तरह से होता है। तो इसीलिए एक रिपल्सन मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये एक डीसी सीरीज मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है। तो यहाँ पर जो है किस डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है पूछा जा रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट, सीरीज या कंपाउंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सीरीज, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कहा जा रहा है कि एनर्जी नीडेड टू मूव 4 कूलम्स ऑफ चार्ज इज 4 जूल्स, ठीक है। यानी कि Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 और एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 4 कूलम्स एंड 4 जूल्स। द पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो PD जो है ये फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W कितना है 4 और Q कितना है 4, यानी कि 1 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन बी, 1 वोल्ट, ठीक है। इसको हम लोग जूल पर कूलम के नाम से भी जानते हैं। वोल्ट का मतलब क्या हुआ, साथ में ये सब चीज़ याद रखते जाना है। जूल का मतलब क्या हुआ, वोल्ट का मतलब क्या हुआ, जूल पर कूलम। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, कहा जा रहा है इन ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक ट्रांसफार्मर के केस के लिए, फॉर ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन है हमारे पास कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट के में, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉसेस आर ऑब्टेन्ड वाइल इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉसेस आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट में जो है आपको कॉपर लॉस पता चलता है और शॉर्ट सर्किट केस टेस्ट के केस में कोर लॉस पता चलता है। ऑप्शन बी है इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करेंट इज ड्रॉन एट हाई पावर फैक्टर, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में जो है करंट जो है हाई पावर फैक्टर में ड्रॉ होता है, ठीक है। इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट 0 पावर फैक्टर। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन डी, इन एन ओपन सर्किट टेस्ट। जब ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो करंट इज ड्रॉन एट लो पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, स्कीव इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। एक इंडक्शन मोटर में आपने देखा होगा कि स्कीविंग किया जाता है रोटर में। तो स्कीव इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस टॉर्क ड्यू टू, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास है टाइम हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स, रिवर्स रोटेटिंग फील्ड्स या स्लॉट हार्मोनिक्स। तो दोस्तों स्पेस हार्मोनिक्स जो है ये किससे एलिमिनेट होते हैं, एक इंडक्शन मोटर में अगर आपको स्पेस हार्मोनिक्स रिमूव करना हो, ठीक है, साथ साथ में जो जो चीज़ हम लोग को यहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेस हार्मोनिक्स आर एलिमिनेटेड बाय शॉर्ट पिचिंग ऑफ वाइंडिंग, बाय शॉर्ट पिचिंग, ठीक है, ऑफ वाइंडिंग। आपको पता होगा कि एक इंडक्शन मोटर के केस में
स्पेस हार्मोनिक्स जो है, जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, तो स्पेस हार्मोनिक्स को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? शॉर्ट पिचिंग ऑफ वाइंडिंग से। दूसरा जो चीज़ है, स्लॉट हार्मोनिक्स को कैसे हटा सकते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्क्यू इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर टू रिड्यूस टॉर्क ड्यू टू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्लॉट हार्मोनिक्स। स्लॉट हार्मोनिक्स आर एलिमिनेटेड बाय चूजिंग प्रॉपर स्लॉट कॉम्बिनेशंस फॉर स्लिप रिंग मोटर एंड बाय स्क्यूइंग द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज मोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज मोटर में स्क्यू कर देने से क्या होता है? स्क्यूइंग करने से, रोटर में स्क्यूइंग करने से ये स्लॉट हार्मोनिक्स जो है ये खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस इज ओवर एक्साइटेड। ठीक है, एक सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में कहा जा रहा है जो कि इनफिनाइट बस से कनेक्टेड है। इट इज़ ओवर एक्साइटेड कंसिडरिंग ओनली द रिएक्टिव पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सिस्टम द मशीन एक्ट्स एज। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है, ए कैपेसिटर, एन इंडक्टर, ए रेजिस्टर या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है ये क्या करता है? रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है लोड्स के लिए एंड ऑपरेट्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है? लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। और लैगिंग पावर फैक्टर किसका होता है? तो इंडक्टर का। तो इसीलिए एक सिंक्रोनस जनरेटर जो कि ओवर एक्साइटेड हो तो ये क्या करता है? ये एक्ट एज ए इंडक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर इज यूनिफॉर्म, इट्स टाइप इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक वोल्ट मीटर है जिसका स्केल जो है ये यूनिफॉर्म है, तो ये किस तरह का वोल्ट मीटर है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास मूविंग आयरन, इंडक्शन, मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट या मूविंग कॉइल डायनमोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है PMMC, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट, जो भी आपका है। ठीक है, द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर इज यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये किस तरह का वोल्ट मीटर है? यह है मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कहा जा रहा है 1 एम्पियर करंट सिग्निफाइज द मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट कितना हो गया? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पास कर रहे होंगे 1 एम्पियर का मतलब। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 एम्पियर ऑफ करंट सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसको देखें तो 1/1.601 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिपल्सन मोटर रिजेंबल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग DC मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सीरीज मोटर है, DC सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटेड ड्राइव। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रिंटेड ड्राइव के लिए इनमें से किस तरह का मोटर जो है ये सबसे सूटेबल है? ऑप्शंस दिया हुआ है, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, शैडेड मोटर या स्टेपर मोटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है स्टेपर मोटर, जो कि एक कंप्यूटर प्रिंटेड ड्राइव के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के अपडेट्स हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों अगर आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं, JSSC JEE की, तो जो 1 मिनट का हमारा JSSC JEE प्रिपरेशन बूस्टर जो पब्लिश हो रहा है उसको आप ज़रूर देखें, जो शॉर्ट्स के रूप में, यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।